साथियों प्रणाम। मैं अरविंद तिवारी। हमारे साथ हैं अशोक भाई पटेल जी राजकोट से। जी नमस्कार। अशोक भाई जी ने एक राजनीतिक परिदृश्य के परिवर्तन के लिए कार्य कर रहे हैं और इनसे हम शुरू करेंगे ये यहाँ आने का इनका कारण। जी अशोक भाई पटेल जी, आप बताइए आपका राजकोट से दिल्ली आने का उद्देश्य। दिल्ली में आज मेरी सुप्रीम कोर्ट में एक केस की सुनवाई है, जिसमें मैं पार्टी इन पर्सन के तौर पर उपस्थित हुआ हूं, बिना किसी वकील के। ये मामला हमारे शहर राजकोट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की चुनी हुई बॉडी, वो जब वहां अपनी मीटिंग करते हैं मीटिंग हॉल में, तो उस हॉल में एक पब्लिक गैलरी का प्रावधान है। वहां पर जा करके पब्लिक जो कि मालिक है वो वहां जा करके बैठ सकते हैं कि उन्होंने जिन प्रतिनिधियों को वहां भेजा है वे वहां जा करके अपनी मीटिंग में क्या बातचीत कर रहे हैं, किस तरह का उनका वाणी वर्तन है वगैरह, सब वो वहां जाकर के देख सकते हैं। तो ये पब्लिक गैलरी को वहां के जो अधिकारीगण और ये चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उन सब ने मिल करके आज करीब पिछले 7 सालों से बंद करके रखा है। ये सबसे पहले 2016 में उन्होंने इसको बंद किया। तब हम गुजरात हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर के, पीआईएल को लेकर के गए थे। तब उस पीआईएल के जवाब में जब हाईकोर्ट ने उनको ये डायरेक्शन दिया कि भाई आपको ये खोल देना चाहिए, तो उन्होंने लिखित में हाईकोर्ट को ये दिया कि हम आगामी 1 मार्च 2019 से इस पब्लिक गैलरी को पब्लिक के लिए खोल देते हैं। और इस तरह से जब उन्होंने वो लिखित दे दिया तो हाईकोर्ट ने हमारा वो केस पीआईएल जो था वो डिसमिस कर दिया। उसके बाद भी हाईकोर्ट को लिखित देने के बावजूद भी जब हम वहां फिर बैठने गए तो उन्होंने 1977 का एक उनका ही बनाया हुआ रूल वो हमारे सामने धर दिया। उस रूल में यह लिखा हुआ था कि पब्लिक गैलरी में जो बैठक व्यवस्था है वो चुने हुए पार्षदों के बीच और मेयर के लिए 10 सीटें रिजर्व कर दी गई थी। और इस तरह से उन्होंने पब्लिक गैलरी को आपस में बांट लिया था। तो इसको लेकर के हमने रिव्यू पिटीशन भी की हाईकोर्ट में, लेकिन वहां वो एंटरटेन नहीं हुई, तुरंत उन्होंने उसको डिसमिस कर दिया। तो बस उसी को लेकर के ये एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला भी बनता है। तो इन्हीं चीजों को, वो 2 ऑर्डर है वहां के हाईकोर्ट के, उन ऑर्डर को लेकर के यहाँ सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेशल लीव पिटीशन डाली है, जिसमें 10 अभियुक्त हैं। 6 तो कॉरपोरेशन के अधिकारीगण हैं, राज्य सरकार के भी एक हैं उसमें 6 में, और 4 पुलिस के बड़े अधिकारी हैं। इन्होंने हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स को भोगने से भी बार बार रोका। इस दरमियान हमने सब चेष्टा की, सबसे पहले कि संवाद से बात बने, कम्युनिकेशन से बात बने, लेकिन जब कम्युनिकेशन से बात नहीं बनी, आंदोलन वगैरह करके भी देख लिया, लेकिन फिर भी जब बात नहीं बनी तो हमें हाईकोर्ट जाना पड़ा। और अब जब हाईकोर्ट को भी वे कुछ भी नहीं समझ रहे हैं, एक तरह से हाईकोर्ट को उन्होंने झांसा दे दिया ये सोच करके कि बात वहीं पर खत्म हो जाएगी। लेकिन हमारे हिसाब से तो ये मालिकी की बात है
ऑनरशिप की बात है। हमारे संविधान के प्रियम्बल का पहला वाक्य है वी द पीपल ऑफ इंडिया, और हमारे संविधान की मूल भावना भी यही है। और इसीलिए हर जगह जहां जहां प्रतिनिधि सभा है, दिल्ली की लोकसभा में भी, राज्यों की, हर जगह ये पब्लिक गैलरी का प्रावधान होता है। तो हम बस इसलिए आए हैं। जी अशोक भाई पटेल जी, आपने जैसा बताया कि आपने इस प्रकरण को राजकोट से उठा करके अब आप दिल्ली तक आए हुए हैं, आपकी यात्रा दिल्ली तक हुई। इस दिल्ली तक की यात्रा में जैसा आप अभी कह रहे थे, जितनी विधानसभाएं हैं, लोकसभा है, सब में भी पब्लिक गैलरी का प्रावधान है। ऐसी स्थिति में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, क्या इसको टिकता नहीं है स्वयं अपने आप, और क्या उनको ये समझ नहीं आता है कि ये जो अभी ये लोकतंत्र है, तंत्र लोक नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या उनको स्व संज्ञान के अंतर्गत ये सब कार्य नहीं करना चाहिए था? चुनाव के बाद हुआ। हमारे संविधान की अगर बात करें, संवैधानिक अर्थघटन की अगर बात करें, और हमारे पुरखे जो अंग्रेजों के सामने सालों साल तक जो संघर्ष करते रहे, उसकी अगर हम बात करें, तो हमने तो लोकतंत्र के लिए संघर्ष किया था। 1950 में सेल्फ रूल के द्वारा हमें जो संविधान मिला, तो ये हमें एक तरह से गणतंत्र मिला, जिससे कि भारत की जनता मालिक बनी। एक तरफ तो 1950 के गणतंत्र संविधान के लागू होते ही भारत की जनता मालिक बनी, और दूसरी तरफ तुरंत ही उसी संविधान के मुताबिक 1952 में देश में जब पहले चुनाव कराए गए, तो पहले चुनाव से ही वो जो गणतंत्र मिलना चाहिए था, वो पहले चुनाव से ही पक्षतंत्र में परिवर्तित हो गया, और मिला हुआ मालिकीपना ये छिन गया। और ये अभी पिछले 70 सालों से तो हमारी नजर के सामने है कि अगर राष्ट्रीय कक्षा की बात करें, नेशनल लेवल पे सिर्फ 8 पॉलिटिकल पार्टियां ऑपरेट कर रही हैं, और इस तरह से ये सारा मामला है। तो संज्ञान तो पहले लेना चाहिए था। जी अशोक भाई पटेल जी, आपने कहा संज्ञान पहले लेना चाहिए था, और ऐसी स्थिति में एक तरफ सरकार बातें कर रही है, ग्राम एक तरफ सरकार बातें कर रही है कि पटेल जी, एक तरफ तो ग्राम पंचायतें बात कर रही हैं कि ग्राम पंचायतों को अधिकार दिए जाएं, अधिक से अधिक स्वायत्ता दी जाए। दूसरी तरफ स्थिति यह है कि जो दर्शक दीर्घा है ऐसी जगहों की, नगर जनपद की और आपके विधानसभा लोकसभा की, वहां जन प्रतिनिधि के अनुमति के बगैर नहीं पहुंच सकते हैं। यह तो जैसा आपने बताया स्पष्ट उल्लंघन है, यह स्पष्ट उल्लंघन है लोकशाही का और लोकतंत्र का। ऐसी स्थिति में जो आपने पिटीशन डाली है, आज उसकी डेट है, और स्वयं आप इसके वकील हैं, खुद ही आप इसको केस को लड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपकी तैयारी कैसी है? जी, हमारी तो पूरी तैयारी है, और हम आए ही यहाँ इसलिए हैं कि इसके द्वारा जो है हम देश को ये जो अदृश्य गुलामी है उससे हम मुक्ति दिला सके। हमारी तैयारी तो इस केस को लेकर के, ये जो पक्षतंत्र स्थापित हो चुका है, इसके द्वारा यही हमारे लिए एक सीढ़ी का पहला पायदान है, और इस पायदान से ऊपर जाकर के हम देश को दल मुक्त बनाना चाहते हैं। पार्टीलेस इंडिया ये बनाने के लिए ये केस ही हमारे लिए एक पायदान का काम करेगा। हमने पूरी तैयारी की है। हम सुप्रीम कोर्ट को ये सारी बातें बताना चाहते हैं कि किस तरह से एक दृश्य गुलामी से भारत जो है वो अदृश्य गुलामी में
प्रवेश कर चुका है और इस वक्त जो है सिर्फ 8 पॉलिटिकल पार्टियां नेशनल तौर पे काम कर रही है इस विषय में। जी, आप ये राष्ट्र में लगभग मोटा मोटी 8 राजनीतिक राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां, ये अपनी जगह है। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज आती है संविधान के अंतर्गत और नए सुधारों के अंतर्गत नोटा का उपयोग करना शुरू किया है चुनाव आयोग ने। उस नोटा को आप इस लोकतंत्र लोकशाही में कितना महत्वपूर्ण पाते हैं और इसकी उपयोगिता क्या है या इसकी उपयोगिता नहीं है? देखिए, नोटा बिल्कुल ही उपयुक्त नहीं है और लॉजिकल भी नहीं है। अगर उसको थोड़ी गहन बुद्धि से अगर देखा जाए तो आज तक मैं नहीं मानता कि ये जितने भी चुनाव जहां जहां भी हो रहे हैं, केंद्र में, राज्यों में, लोकल बॉडियों में, आज तक भारत के किसी एक मतदाता ने उम्मीदवारों के नाम जो वहां लिखे रहते हैं, आजकल ये ईवीएम आने के बाद ईवीएम की स्क्रीन पर, तो वहां पर उस चुनाव में 16 से लेकर के 18 या 20 तक उम्मीदवार खड़े हुए होते हैं, उनके नाम वहां लिखे हुए होते हैं। तो जब पूरे नाम व्यक्ति मतदाता पढ़ता ही नहीं है तो नन ऑफ द अबव का तो कोई मतलब होता ही नहीं है। नन ऑफ द अबव कब कहा जाएगा? नोटा, नोटा का मतलब है NOTA, नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव कब कहा जाएगा? कि जब मुझे उन 18-20 व्यक्तियों के बारे में पूरी मालूमात हो, उनके नाम मुझे मालूम हो, तो ये तो हो नहीं पाता है। जी, आपने बोला कि इतने सारे उम्मीदवार, नामों का पता रखना, उनकी सूचना अपने पास रखना सब मतदाताओं के लिए आवश्यक नहीं है कि सभी इस चीज को जान सकें। इसके संग एक महत्वपूर्ण बात आती है कि जितने भी मतदाता हैं वो अपने प्रचार प्रसार तो अपने क्षेत्र में करते ही हैं, उनकी जितनी भी वो है। क्या नोटा का इस तरीके से स्वरूप नहीं बदला जा सकता कि जिस क्षेत्र में भी 70% से कम मतदान हुआ है वहां के चुनावों को रद्द करके पुनः चुनाव किया जाए जब तक कि 70% का मतदान ना हो? ऐसी स्थिति में क्या ये एक तरीके से नोटा के प्रभाव को सार्थक बनाने की तरफ एक कदम होगा? देखिए, कोई भी रिफॉर्म लाने के लिए नोटा को आते आते भी सालों बीत गए। तो कुछ भी अगर करवाना हो तो हमारे पास तो कोई लेजिस्लेटिव पावर नहीं है, कोई स्टेट्यूटरी पावर नहीं है कि कुछ भी करवाया जा सके। के बजाय हमने भारत को दलमुक्त करने के लिए बूथों के स्तर पर जाकर के काम करना और सिर्फ चुनावों में अभी इस वक्त जो 2 प्रावधान हैं, एक तो उम्मीदवारी करने के लिए, एक तो निर्दलीय खुद ब खुद अपने आप को सर्टिफाई करके खड़ा हो जाता है और दूसरे पॉलिटिकल पार्टी किसी को टिकट दे देती है। तो इस तरह से चुनाव में खड़े होने के सिर्फ 2 प्रावधान हैं। हम चाहते हैं कि कुछ भी नहीं किया जाए, ना किसी से कुछ मांगा जाए, ना आंदोलन किया जाए, ना कोई फेरबदल किया जाए, लेकिन पब्लिक अपनी जिम्मेदारी खुद समझते हुए निर्वाचन क्षेत्र में आपस में इकट्ठा होकर के मतदाता जो हैं वो अपना एक उम्मीदवार खड़ा कर दें। और जी अशोक जी, आपने कहा कि मतदाता स्वयं अपने उम्मीदवार को खड़ा करें अपने बीच में से। ये एक यात्रा हमें तय करनी पड़ेगी। आपने जो कहा एक लंबी यात्रा हो सकती है। इसका दूसरा स्वरूप ये होना चाहिए जो तत्काल किया जा सकता है सुधारों के अंतर्गत कि जिसको हमें चुनने का अधिकार है, क्या उसको वापस बुलाने का अधिकार हमको नहीं होना चाहिए? ये तो तुरंत किया जा सकता है। कुछ भी तुरंत नहीं हो सकता। ये भी हमारे देश में हमने देखा अभी कि किसान यहाँ पर दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे, 1 साल आंदोलन किया लेकिन कुछ भी हुआ नहीं। तो ये सब कुछ जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं कुछ भी तुरंत नहीं हो सकता। और दूसरे कि वापस बुलाने का अधिकार जो है वो पाने के बजाय
भेजने का अधिकार जो हमारे पास है उसी का क्यों हम ठीक से उपयोग न करें? ये जब अंदर भेजने का अधिकार ही हमें प्राप्त है तो हम जिसे भेज रहे हैं वो तो हम तय नहीं करते, वो तो पॉलिटिकल पार्टियां किसी को ला करके खड़ा कर देती है, तो हमारे पास तो कोई ऑप्शन होता नहीं। वो दो चार मुख्य पॉलिटिकल पार्टियों के जो प्रचार होते हैं उस प्रचार के ये उसमें बह करके जा करके व्यक्ति जब जाता है तो ईवीएम के सामने खड़ा होकर के उसको 30 सेकंड के लिए भी वहां सोचने का समय तो मिलता नहीं। वो बाहर से सोच के आता है, वहां जा करके वो निशान के ऊपर बटन दबा देता है। निशान का मतलब है ग्रुप, समूह। तो ये लोकतंत्र तो है नहीं, ये समूह तंत्र है। और समूह के कुछ लोग जो हैं हाईकमांड उस पॉलिटिकल पार्टियों के, वही सारे कुछ तय करते हैं। उस 8 पॉलिटिकल पार्टियों के बारे में कह करके मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, तृणमूल कांग्रेस की बात करिए, वो भी नेशनल लेवल की पार्टी है। उसका हाईकमांड अगर आप पूछे तो एक व्यक्ति है ममता बनर्जी। तो इस तरह से इन पॉलिटिकल पार्टियों के हाईकमांड की अगर गिनती करें हम 8 पॉलिटिकल पार्टियों की, ये मुश्किल से 50 या 100 लोग हैं जो कि ये इस तरीके से ये की सारी व्यवस्थाएं ये 50 या 100 लोग ही तय करते हैं। तो इसे हम कैसे लोकतंत्र कह सकते हैं? अशोक जी, आपने कहा कि इसे लोकतंत्र नहीं कह सकते और जनता को और अधिकार दिए जाने चाहिए। वर्तमान परिस्थिति में जनता को अधिकार देने का मार्ग या तो सर्वोच्च न्यायालय इसको निर्धारित करे संविधान के अंतर्गत, या हमारा संसद करे। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी इस युद्ध को जो आप लड़ रहे हैं उसको कैसे देखते हैं और कहाँ तक इसको आप पाते हैं कि इसमें कितना और संघर्ष है और कैसे कैसे इसकी कार्य योजना होनी चाहिए आगे आने वाले भविष्य में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के अलावा भी हमारे द्वारा एक संगठन बना करके पूरे देश में इसका विस्तार ऑलरेडी किया जा चुका है। जन संसद नाम का एक संगठन हमने बनाया हुआ है, जन संसद यानी कि सिविल पार्लियामेंट। और हम भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों तक अपना विस्तार करना चाहते हैं। इस वक्त 25 राज्यों तक हम अपना विस्तार कर चुके हैं, और पहले राज्यों तक, उसके बाद पार्लियामेंट के टोटल निर्वाचन क्षेत्र 543, उसके बाद विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्र जो कि पूरे देश में 4585 हैं, और उसके बाद लोकल बॉडियों तक, और अंत में बूथों तक। और ये बूथ जो हैं 11 लाख बूथ, वहीं से सब कुछ ऑपरेट किया जा सकता है। और ये बिल्कुल बना बनाया हुआ रेडी है। जरूरत यह है कि भाई संगठन के एक ढांचे के मुताबिक हमने बना रखा है, उस हिसाब से हम काम भी कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में 11 लाख बूथों में सब मिला करके हम करीब करीब 2.5 करोड़ सत्याग्रही लोग जो हैं, जो कि उन 2.5 करोड़ में से हम बूथों में जा करके काम करेंगे, इनकी संख्या होगी मैक्सिमम ये 2.5 करोड़ तक। और इन 2.5 करोड़ को इस तरह से ऑपरेट करने में जिनकी मुख्य भूमिका होगी वे करीब 12 लाख लोग जो हैं वो इस पूरी प्रक्रिया का वहन करेंगे। और ये 12 लाख लोग जो हैं वो कभी चुनाव में खड़े नहीं होंगे, और चुनाव में खड़े हुए बिना ये उससे भी ज्यादा जिम्मेदारी वाले कार्य का वहन करेंगे। ये सारा कुछ संगठन के बारे में सोचा जा चुका है, और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार किस तरह से जनता तय करेगी, मतदाता तय करेंगे, मतदाताओं का समूह किस तरह से लोकतांत्रिक तरीके से अपने बीच से अपना उम्मीदवार कैसे तय कर सकती हैं, इस प्रोसेस के बारे में भी हमने फुल प्रूफ प्रोसेस भी बना ली है। तो आने वाले दिनों में पब्लिक कैंडिडेट खड़े होंगे, और सिनेरियो स्थिति ये बनेगी कि
युद्ध के मैदान में यानी कि चुनाव के मैदान में एक तरफ तो पॉलिटिकल पार्टियां होंगी और दूसरी तरफ भारत की जनता। तो वास्तव में लोकतंत्र को स्थापित किया जाएगा इस तरह। तो साथियों, आज आपने अशोक भाई पटेल जी के विचारों को सुना, दलमुक्त भारत की संरचना के बारे में सुना और जो कार्य हो रहे हैं उसके बारे में सुना। इससे पहले कुछ इन्होंने प्लैकार्ड्स बनाए हैं, उनको भी आपको हम दिखाते हैं। वोट दे सकते हो तो टिकट क्यों नहीं, एमपी बना सकते हो तो उम्मीदवार क्यों नहीं, परिवार चला सकते हो तो देश क्यों नहीं, जन संसद के साथ जुड़े, देश को दल मुक्त करें। तो साथियों, ये सब प्लेकार्ड्स जो बने हुए हैं इसको लेकर के, और इनके साथ जैसा कि आपने बताया कि 25 राज्यों में लगभग ये चीजें बात पहुंच चुकी है। 3 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बचे हुए हैं, ये भी शीघ्र पूरे किए जाएंगे जैसा कि आपने बताया। हमारी तरफ से प्रश्न है संसद, सांसद और सर्वोच्च न्यायालय से, क्या इसीलिए इसकी स्थापना हुई थी? क्या इसी को हम लोकतंत्र कहते हैं? हम इसको तंत्रलोक नहीं बनने देंगे, और यह तंत्रलोक नहीं बन सकता। तंत्र के द्वारा लोक संचालित नहीं होते हैं, तंत्र लोक के लिए होता है, और लोग उस तंत्र को क्या अच्छा है क्या बुरा उसका निर्धारण लोगों के द्वारा किया जाना है। और इसी सब विचार मंथन के संग हम पुनः एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित होंगे। और अशोक जी, आपने अपने विचारों को प्रकट किया, आपकी बातें जन तक पहुंचे, और आप इसी तरीके से काम में लगे रहिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। जी धन्यवाद, धन्यवाद सभी को, नमस्कार। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की।